हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का विषय है विश्वकर्मा जयंती। भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समय पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। कहीं दीपावली के आसपास, कहीं नवंबर में, कहीं अक्टूबर में। लेकिन उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जी के बारे में बता दूं, यह स्थापत्य कला के सबसे बड़े वास्तुकार। आधुनिक दौर में जो आर्किटेक्ट विषय आया है, यह पुरातन काल में भारतीय दर्शन में यह ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। इनके 5 लड़के और 2 लड़कियां हुई थी। इस तरह पूरे जितने देवी देवता हैं, उनके भवनों का, उनके महलों का निर्माण स्थापत्य कला, वास्तुकला, आर्किटेक्ट की जो विधा आज है, इसके प्रारंभकर्ता, इसके सृजनहार, इसके प्रथम उद्घोषक कोई है तो वह है विश्वकर्मा जी। यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं तो आप सारी बातें जान जाएंगे। जैसे जब कृष्ण का दौर द्वापर में शुरू होता है, तो कृष्ण ने जब एक प्रस्ताव रखा द्वारिकापुरी बसाने का, तो इस द्वारिकापुरी को बसाने का जो प्रस्ताव था, उसको बनाने का, उसकी डिजाइन का, उसके फ्रेम का पूरा डायग्राम किसी ने बनाया था, तो वह थे विश्वकर्मा जी। तो द्वारिका विश्वकर्मा के द्वारा बसाई गई थी। इसके बाद महाभारत काल में एक और संस्मरण है जो आपको अवगत करा दूं। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था संपत्ति और सत्ता के बंटवारे का, वह लंबा खिंचता जा रहा था। इस बात को लेकर के हस्तिनापुर के बुद्धिजीवी चिंतित थे, जिसमें भीष्म पितामह, विदुर और बाहरी तौर पर रिश्ते के नाते या अपने सहयोगी के नाते कृष्ण भी इस बात से परेशान थे कि किसी तरह इस झगड़े को टाला जाए। भीष्म पितामह ने इस बात को अंततः स्वीकार कर लिया कि देश हस्तिनापुर का विभाजन किया जाए। हस्तिनापुर दुर्योधन संभालेगा और उसी का एक भाग जो इंद्रप्रस्थ है, उसका राज्य, उसकी सत्ता युधिष्ठिर के हाथ रहेगी। 5 पांडव वहाँ निवास करेंगे और कौरव दुर्योधन के रूप में हस्तिनापुर निवास करेगा। ऐसे समय में हस्तिनापुर बसने के पहले वह खांडवप्रस्थ एक जंगल था। उस पूरे जंगल को उबड़ खाबड़ और उस दौर की सबसे आधुनिक स्थापत्य कला, वास्तुशास्त्र के अनुसार बसाने का श्रेय किसी को जाता। यह बहुत दुष्कर कार्य था। इतनी बड़ी व्यवस्था को खड़ा करना किसी के पल भर की बात नहीं थी, एक लंबा प्रोजेक्ट था। ऐसे में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को याद किया और विश्वकर्मा जी ने एक ऐसा महल तैयार किया। इंद्रप्रस्थ को इस तरह खांडवप्रस्थ को जला करके जब पांडवों ने समतल किया, सब व्यवस्थित कर दिया, तो खांडवप्रस्थ पर इंद्रप्रस्थ का ऐसा डिजाइन उन्होंने तैयार किया, क्या गजब की छवि थी। कहीं जल था लेकिन थल की तरह दिख रहा था, कहीं थल था तो जल की तरफ दिख रहा था। जब वह पूरा भवन बनकर के तैयार हुआ तो राजसूय यज्ञ हुआ। एक हाई स्कूल इंटर में कथा चलती है जिसका नाम है अग्र पूजा, उसमें भी इस घटना का वर्णन है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वह राजसूय यज्ञ हुआ, सारे लोग आमंत्रित हुए, सारे देश विदेश के राजा, हस्तिनापुर के लोग, पांडव ने सबका आगत स्वागत किया। उसी बीच में कौरव का प्रतिनिधित्व करते हुए दुर्योधन भी आया। लेकिन दुर्योधन के आने के बाद एक वहां घटना ऐसी घटी जो कहीं न कहीं महाभारत की पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र तक ले जाने के लिए कारण तैयार कर दी। हुआ यूं कि विश्वकर्मा ने डिजाइन इंद्रप्रस्थ की ऐसी बनाई थी कि जहां जल था थल दिख रहा था, जहां थल था वहां जल दिख रहा था। परकोटे पर बैठ करके द्रौपदी वहीं से देख रही थी, निहार रही थी। इसी बीच में शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन के साथ दुर्योधन जैसे ही प्रवेश किया, उसके प्रवेश करने पर वह जब देखा पूरी सीन को, तो उसको समझ में आया कि यहाँ तो थल है,
लेकिन हकीकत में वह जल क्षेत्र था और उसने अपने पूरे धोती को, उसने अपने पूरे वस्त्र को, जो राजसी वस्त्र थे, उसको उसने क्या किया, छोड़ दिया और पानी में डूब गया। और जैसे ही आगे पानी था तो उसको थल दिखाई दे रहा था, वहां ऊपर कर लिया। तो इस तरह के विरोधाभास में पढ़ करके जब वह लज्जित हुआ और तब तक खिलखिला करके द्रौपदी ने हंस दिया और एक चुभते हुए शब्द का इस्तेमाल किया, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। यह बात दुर्योधन को पिंच कर गई और वह गांठ बांध लिया कि द्रौपदी को इस कुटिल वचनों का मैं सबक दूंगा। और कहीं न कहीं महाभारत की पृष्ठभूमि में यह सारे शब्द जरूर काउंट करते हैं, उसकी गणना होती है। कहीं न कहीं वह पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा किए। यह थी विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र के उनके अद्यम अद्भुत कौशल की एक झलक। मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारत में वेल्डर, बढ़ई, लोहार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े इंजीनियर आज आपको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। ये सारे वास्तुकार आज आधुनिक दौर में जितने हैं, सब आपको अपना गुरु और आदर्श मानते हैं। सभी लोग इस दिन आपको पूजते हैं। यह प्राचीन भारत के, यह ऋग्वैदिक काल के इस विश्वकर्मा जी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इस तरह वास्तुशास्त्र के अभियंता, अभियांत्रिकी जनक, मैं पुनः दोहरा दूं, आज जो भी अभियांत्रिकी चल रही है, जो भी इंजीनियरिंग चल रही है, उसके प्रथम पुरुष कोई हैं तो विश्वकर्मा जी हैं। इस तरह विश्वकर्मा जयंती पर आपको एक छोटी सी बात आप तक पहुंचानी थी। कथा कहानियाँ की वदंतियाँ, आप जनश्रुतियाँ बहुत सुने होंगे, लेकिन एक यह व्यवस्थित करके एक छोटा सा संक्षिप्त में आपको बात पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपने हमारा यह वीडियो लाइक शेयर किया, आप सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको बहुत बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वकर्मा।